समंदर में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है। तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी। रियाज बहरिया कुरान शरीफ पकड़ के और चीफ जस्टिस के ऊपर इल्जाम लगा सकता है, तो मैं रियाज बहरिया को कहता हूं कि कुरान हाथ पे रख के बताए कि कितने पाकिस्तान के सियासी लीडरों को इसने माल खिलाया है। कहते हैं ना, हर शेर पे सवा शेर होता है और अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज का दिन क्या निकला कि आज बहुत ही आजकल बहुत सी बुरी खबरें आ रही हैं, लेकिन शहनशाह गज़ल जनाब मेहदी हसन का पाकिस्तान में उनके दुनिया भर में उनके मद्दाहों से बिछड़ जाना यकीनी तौर पर एक बहुत ही बड़ी बहुत ही बुरी खबर थी। सोचा तो यही था कि शहनशाह गज़ल के हवाले से प्रोग्राम किया जाए, होना भी यही चाहिए था, लेकिन क्या करें कि गमे रोज़गार और गमे दौरा है कि वो कुछ और करने ही नहीं देता। बहरहाल मेहदी हसन साहब को, उनकी खिदमात को ना कोई भुला सकता है और ना ही भुलाना चाहिए। वो हमारा सरमाया है, हमारा इफ्तिखार है और हम उनको सलाम पेश करते हैं। एक तरफ वो इफ्तिखार है और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी हैं, जिनके खिलाफ अब लगता है कि महाज बहुत गर्म किया जा रहा है और हो चुका है। कल मलिक रियाज ने तीन सवालात उठाए, वो सवालात आपके सामने हैं। रात के अंधेरे में मुलाकातों की भी बात की गई और भी बहुत से इल्ज़ामात लगाए गए। पाकिस्तान में अदलिया को बदनाम करने की साजिश है, कोशिश है या कुछ और है, लेकिन बहरहाल एक कोशिश जो हुई कि उस पर अदलिया पे सवालात उठा दिए, वो बहुत बड़ी कोशिश थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? हमारी जाहिद बुखारी साहब से भी बात हुई इस प्रोग्राम से पहले और उनके बयानात भी आपने सुने। वो खुद अचंभे की हालत में हैं और शदीद हैरत के उसमें है कि इस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई और उनको भी इससे लाइल्म रखा गया कि इसके अंदर क्या गुफ्तगू करनी है। अदालत के अंदर बयान कुछ और था मलिक रियाज साहब का, अदालत के बाद जो है या बाहर जो है उनका स्टेटमेंट कुछ और था। सो बहुत सारे वाकयात की कड़ियों को अगर जोड़ा जाए तो सूरत कुछ और बनती दिखाई देती है। दूसरी तरफ आज खुद नोटिस ले लिया है जनाब चीफ जस्टिस साहब ने और आज एक गैर रस्मी इजलास हुआ तमाम जज साहिबान का और उसके बाद इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसके ऊपर नोटिस लिया गया। क्यों ये सब क्या हो रहा है और फिर इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात, कोई हिरजाने के नोटिस की बात कर रहा है और बहुत अरसे के बाद आज इमरान खान साहब ने भी लबकुशाई की है और सुना है कि नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि वो अदलिया के पीछे खड़े हैं। ये सियासी रहनुमाओं में भी आहिस्ता आहिस्ता या अपोजिशन के जो रहनुमा हैं उनके के लिए भी आहिस्ता आहिस्ता लगता है कि स्ट्रगल शुरू हो गई, उनके बीच में भी एक जद्दोजहद शुरू हो गई है कि किस तरह से इन चीज़ों को आगे लेके जाना है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, पाकिस्तान के हालात क्या होंगे, क्या सूरत हाल होगी और क्यों ये सब किया जा रहा है, ये ड्रामा क्या है, इसके पीछे कौन है, ये साजिश क्या है, ये हकीकत क्या है, क्या इंक्वायरी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तय होंगी नहीं होंगी, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेंगी मोहतरमा आसमा जहांगीर साहिबा जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की प्रेसिडेंट रही हैं, बहुत दबंग बोलती हैं। हमारी खुशनसीबी है कि आज वो इस शो में हैं। जनाब यासीन आज़ाद साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं, मौजूदा प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सलमान अकरम राजा साहब जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, बहुत ही हमारे मोहतरम भी और माहिर कानून भी हैं। इसके अलावा शौकत बसरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं यासीन आज़ाद साहब आपकी तरफ आती हूँ। गो के आसमा के साथ मुझे नहीं पता इस वक्त मैं बात कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, लेकिन क्योंकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स भी हैं, लेकिन ये बताइएगा कि आप क्या समझ रहे हैं कि इस पूरी सूरत हाल के अंदर बार जो है पाकिस्तान की वो क्या सोच रही है और किस नतीजे की तरफ बढ़ते हुए इस पूरे केस को आप देख रहे हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये 2 इंडिविजुअल्स का केस था, इसमें इदारे को भी शामिल किया गया है।
اسما شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرا شروع سے موقف یہ تھا کہ یہ جھگڑا ہمارے ریاض کا اور ارسلان کے درمیان کا ہے اور یہ انہی کے درمیان تک محدود کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب کسی قسم کا کوئی الزام لگایا گیا تو اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی اور اس کا انیشیٹو خود سپریم کورٹ آف پاکستان نے خود لیا اور چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے بیٹے کے خلاف سو موٹو ایکشن لے کے اس معاملے کو آگے بڑھایا. میرا شروع سے موقف یہ تھا کہ یہ تمام الزامات کی صورت میں ہے جب تک ملک ریاض صاحب کا بیان نہیں ہو جاتا اس سے پہلے کچھ کہنا بیکار ہے. اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ نکلا کہ جو ملک ریاض صاحب ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرایا. اسٹیٹمنٹ کی حد تک جو کچھ انہوں نے کہنا تھا وہ ان کا قانونی حق تھا جو انہوں نے کہا, لیکن اس کے بعد جو پریس کانفرنس کی انہوں نے کی اور پریس کانفرنس میں جو انداز انہوں نے اختیار کیا وہ انتہائی قابل اعتراض تھا, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ دو آدمیوں کے درمیان معاملہ ہے, یہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور عدلیہ کا ادارہ جو ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے, جس کا ہم دل کی گہرائیوں سے رسپیکٹ کرتے ہیں, اس کی پوری رسپیکٹ ہونی چاہیے اور عدلیہ کے ادارے کو کسی بھی صورت میں اس معاملے میں نہیں لانا چاہیے. یہ ہمارا شروع سے موقف تھا اور ہم آج بھی اس پہ قائم ہیں. لیکن جو کچھ پریس کانفرنس کے اندر جو طریقہ کار اپنایا گیا یا جس طرح پریس کانفرنس میں ملک ریاض صاحب نے بعض پوائنٹ کو ٹیک اپ کیا, ہمارا اس پہ اعتراض ہے کہ انہوں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ کسی حد تک عدلیہ کے ادارے کو بھی بیچ میں انوالو کر دیا جائے. نہیں, مگر یہ آپ کو لگتا ہے کہ یاسین آزاد صاحب کہ یہ کوشش کامیاب ہو گئی ہے اور ظاہر ہے کہ اس وقت عدلیہ اس کے اندر انوالو ہو گئی ہے, فل کورٹ اجلاس بھی بلایا گیا, آج از خود نوٹس بھی لیا گیا. آپ کو نہیں لگتا کہ عدلیہ کو نے بھی کل جیسے رجسٹرار صاحب جو ہیں انہوں نے بھی بیانات کل دیے مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ, تو کیا رجسٹرار سپریم کورٹ کو بیانات دینے کی ضرورت تھی؟ دیکھیں, میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ اس تمام جھگڑے میں عدلیہ کے ادارے کو کسی قسم کی انوالومنٹ کی ضرورت نہیں تھی. لیکن رجسٹرار سپریم کورٹ نے جو کل اسٹیٹمنٹ جاری کیا وہ ملک ریاض صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد کیا, کیونکہ ملک صاحب نے ڈائریکٹلی الیگیشن لگائے کہ افتخار چودھری صاحب جو ہمارے چیف جسٹس ہیں ان کے درمیان اور ریاض کے درمیان کسی قسم کی کوئی گفتگو ہوئی ہے, ان کی میٹنگ ہوئی ہے. اس کے بعد اس کی تردید انہوں نے کی کہ یہ جتنی بھی میٹنگ تھی یہ جو پہلے کے دور میں ہوئی ان کے ریسٹوریشن سے پہلے کی میٹنگ ہے. ابھی تک یہ بات طے نہیں ہو سکی کہ ان کے درمیان جو میٹنگ ہوئی وہ ان کی ریسٹوریشن سے پہلے کی میٹنگ ہے یا ریسٹوریشن کے بعد کی میٹنگ ہے. تو یہ تو آپ نہیں سمجھتے. اچھا, میں یاسین آزاد صاحب, میں آسما سے میں بات کرنا چاہوں گی اس موضوع کے اوپر کہ اور آپ سے بھی اس کے بعد پوچھوں گی. آسما, آپ کو نہیں لگتا کہ اس بات کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ یہ معاملات جو ہے کس طرح بڑھ رہے ہیں اور کیا ملاقاتیں ہوئیں یا نہیں ہوئیں, کیا کہیں گی آپ؟ آسما سے ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا اور آئی ڈونٹ نو کیوں نہیں ہو رہا, لیکن بہرحال میں سلمان اکرم راجہ صاحب آپ کے پاس یہ سوال چھوڑتی ہوں کہ آخر کیا اس کی بھی انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک بہت جینوئن کوسچن ہے کہ یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اندر جو الزامات لگائے بہرحال عدلیہ کو کے اوپر اس کے کردار کے اوپر سوالات تو اٹھا دیے گئے ہیں؟ نہیں, اس پہ انویسٹیگیشن مجھے یقین ہے کہ ہوگی اور وہ عدلیہ خود ہی ایک رائے عمل طے کرے گی کیسے کرنا ہے. جو 2 ممبر بینچ اس وقت معاملے کو سن رہا ہے وہ کریں گے یا کوئی اور کمیشن یا کسی اور ادارے کے حوالے یہ کیا جائے گا معاملہ. میں نہیں سمجھتا کہ ان سوالات کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے اور اسی لیے رجسٹرار صاحب نے فوراً ہی ایک بیان جاری کیا, ٹی وی چینلز پر بھی آئے, تاکہ اس سے پہلے کہ وسوسہ اور یہ جو ایک وسپرنگ کیمپین ہے وہ بہت بڑھ جائے, کچھ باتوں کو تو فوراً ہی واضح کر دیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں ان کی وضاحت سے بہت فائدہ ہوا. ایک جو بے چینی کی جو ایک سطح تھی اس میں کچھ کمی آئی. آگے بھی بڑھ کے جیسے واقعات سامنے آئیں گے میں سمجھتا ہوں نئی جہتیں کھلیں گی اور مجھے امید ہے کہ معاملہ جو ہے اس طرح نظر نہیں آئے گا. اس طرح کا ایک بھیانک منظر جو ملک ریاض نے کل پیش کیا اس سے ہٹ کے ایک تصویر سامنے آئے گی جس میں واقعات جو ہیں اپنے صحیح تناظر میں ہمارے سامنے آئیں گے. تو ان واقعات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ کا کوئی ارادہ ہے ان واقعات کو نظر انداز کرنے کا. فل کورٹ اجلاس اسی لیے بلایا گیا ہے. مطلب فل کورٹ سے کوئی اور مطلب تو نہیں لینا چاہیے نا. بہت سے لوگ ظاہر ہے ہم نے دیکھے بہت سارے فل کورٹ ہوتے ہوئے, لیکن 3 نومبر کو بھی ہوا تھا
और खुदा न खास्ता इस तरह की भी बातें हो रही हैं कि ये फुल कोर्ट जो आएगा या ये इजलास होगा, इसका क्या मतलब लेना चाहिए? देखिए, अभी तो मेरा ख्याल है कि एक इजहार यकजहती है। इसका जो आप 3 नवंबर का जिक्र कर रही हैं, उस वक्त तो एक ख़तरा था कि शायद जनरल मुशर्रफ की तरफ से कोई वार होने वाला है और उसके लिए एक वो मुदाफ़ियत की एक अमल था। यहाँ मेरा नहीं ख्याल कि कोई उस किस्म का वार होगा। जो वार करने वाले थे उन्होंने मलिक रियाज के ज़रिए ही वार करवाया है, वो खुद आगे बढ़ के शायद नहीं आएंगे इस वक्त कम अज़ कम, लेकिन एक माहौल ज़रूर पैदा किया जा रहा है जहाँ पे कि तमाम जो सिविलियन आइनी इदारे हैं उनकी जो साख है उसको मुतासर किया जा रहा है। उसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, पार्लियामेंट भी शामिल है और हुकूमत भी शामिल है। ये मेरे लिए बहुत तशवीशनाक अमल है। ये चीज़ आगे बढ़कर किसी और हादसे की तरफ हमें ले जा सकती है। इस वक्त मैं नहीं समझता कि फौरी तौर पर किसी ऐसी सूरत से दो चार हैं। अच्छा शौकत बसरा साहब, ये बड़ी दिलचस्प बात की है सलमान अकरम ने कि ये जो इसमें बहुत सारे अनासर शामिल हो गए हैं और आपकी हुकूमत के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लग रहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत की भी आशीर्वाद कहीं ना कहीं से है, क्योंकि सबके मफादात को जो जक पहुंच रही थी या उसके जो जद पे थे वो सबके मफादात थे और चीफ जस्टिस जो हैं वो जाहिर है सबके खिलाफ एक्शंस भी ले रहे हैं जो कि जेन्युइन करप्शन के खिलाफ उनका किरदार है, या बलूचिस्तान केस है या मिसिंग्स का केस है। तो क्या आप इस इल्ज़ाम की तरदीद करेंगे या तस्दीक भी कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी मुस्कुराहटें तो बहुत सी हैं ना पीपल्स पार्टी की तरफ से, क्या कहेंगे आप? तो ये ड्रॉप हो जाएगी जी। हेलो जी शौकत बसरा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मेरा ख्याल है कि बहुत सारे टेक्निकल फॉल्ट्स हो गए। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आसमा से भी बात करेंगे, शौकत बसरा से भी हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। पाकिस्तान मैच जीत गया, यस! पिकनिक पर हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना क्लास में है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं कि ये जो अरसलान इफ्तिखार केस है, ये ऊंट किस करवट बैठेगा, इस केस के ऊपर क्या होगा। बहुत सी बातें हो रही हैं, बहुत साजिशों के हवाले से भी बातें हो रही हैं। आखिर इसका अंजाम क्या होगा और क्या एक इदारे के साथ होना चाहिए या फिर ये कि एक फ़र्द बामुकाबला फ़र्द है, मलिक रियाज बनाम अरसलान इफ्तिखार हैं, तो फिर इदारा इसमें इन्वॉल्व क्यों किया जा रहा है। यासीन आज़ाद साहब, बार की क्या पॉलिसी हो सकती है अगर ये सारी सूरत हाल बनती है और जो बन रही है, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बार क्या सोचती है? एक तो आपने कह दिया कि आपको लगता है कि ये साजिश है, क्या कहेंगे आप, क्या होना चाहिए फर्दर? जहाँ तक बार एसोसिएशन का ताल्लुक है, वो कभी भी अगर हमारी अदलिया के इदारे के खिलाफ कोई साजिश इस तरह की जा रही है या करने की कोशिश की है, तो बार हमेशा पहले की तरह अपना रोल प्ले करेगी। लेकिन चूंकि अभी तक जो सूरत हाल है मेरे नज़दीक वो ये है कि ये झगड़ा मेन जो है मलिक रियाज और अरसलान के दरमियान है, और अदलिया के इदारे को खामखा जानबूझ करके इसमें अगर इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है तो ये गलत है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ जो इदारे हैं वो कमज़ोर पड़े। हम इदारों की मजबूती देखना चाहते हैं। इदारा चाहे पार्लियामेंट का हो या अदलिया का हो, हम उनको मजबूत देखना चाहते हैं। और ये मामला जो है ये इंतहाई पेचीदा सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है, और यूँ लगता है कि इदारों के दरमियान जो तनाव है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मैं पिछले 7 महीने से जब से मैं प्रेसिडेंट बना हूँ ये बात मैं कहता हूँ कि तमाम इदारों को अपनी आईनी हदूद में रहकर अगर काम करें तो किसी किस्म का तनाव नहीं होगा। कल जिस अंदाज में मलिक रियाज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या अदलिया के इदारे से अटैक की, वो मेरे नज़दीक बिल्कुल गलत था, वो तरीकाकार नहीं होना चाहिए था। उनको जो कोर्ट में उन्होंने बयान दिया वहाँ तक अपने आप को महदूद कर लेना चाहिए था, पर अदलिया के इदारे का एहतराम करना पाकिस्तान के तमाम शहरियों का फर्ज बनता है कि वो इस मामला। लेकिन यासीन आज़ाद साहब, आपको जैसे सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि मलिक रियाज साहब ने ये सब
کسی کے کہنے پہ کیا، تو یہ تو پھر اس کا مطلب ہے اس کا کردار جو ہے مرکزی کردار تو وہ کہیں پیچھے ہوگا. ملک ریاض کو آگے کیا گیا ہے تو